मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से गुजरेंगी, इसलिए इसका वेट इंक्रीज हो जाएगा। इसके ठीक उल्टा अगर यहाँ पर ये कंपाउंड या यौगिक जिसका कि चुंबकीय प्रवृत्ति निकालनी है वो डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय है तो उसका वेट डिक्रीज हो जाएगा। इसी को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। दोनों ही मेथड्स, फैराडेज मेथड और गॉयज मेथड, इस कंपाउंड की चुंबकीय प्रवृत्ति को निकालने के लिए चुंबकीय क्षेत्र एवं उसकी अनुपस्थिति में इसके भार की गणना करते हैं। मान लेते हैं कि हम फैराडेज मेथड से इस यौगिक का चुंबकत्व निकाल रहे हैं और मान लेते हैं कि यह यौगिक अनुचुंबकीय है या पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है इसलिए ये इस चुंबकीय क्षेत्र में नीचे की तरफ एक खिंचाव महसूस करेगा। इस खिंचाव को हमने कहा फोर्स F। इस इलेक्ट्रोबैलेंस से हमें ये पता लग सकता है कि ये कितना खिंचाव नीचे की तरफ महसूस कर रहा है, क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोबैलेंस में इस पैरामैग्नेटिक कंपाउंड का भार पहले की तुलना में अधिक हो जाएगा। जितना अधिक भार इसका हो जाएगा उतना ही हम कहेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है या नीचे की तरफ एक बल लग रहा है। ये फोर्स इस इलेक्ट्रोबैलेंस के वेट का प्रोपोर्शनल होगा या द्योतक है। एम डेफिनेटली जितना ज़्यादा कंपाउंड हम इस ट्यूब में भरेंगे, न केवल कंपाउंड का अमाउंट बल्कि उसकी क्वालिटी ये डिटरमिन करेगी कि उसका मास कितना होगा। जितना ज़्यादा इसका द्रव्यमान होगा डेफिनेटली ये नीचे की तरफ खिंचाव ज़्यादा महसूस करेगा। इसलिए इस फोर्स को बढ़ाने में एम या मास ऑफ द कंपाउंड प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। H0 जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि मान लीजिए ये कंपाउंड अनुचुंबकीय यौगिक है या पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है तो इसके ऊपर अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही ये कंपाउंड नीचे की तरफ खिंचाव महसूस करेगा। इसलिए H0 या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के भी ये फोर्स प्रोपोर्शनल होगा या समानुपाती होगा। इसके अलावा X, यहाँ जो ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड हमने इसमें डाला है इसका अनुचुंबकत्व कितना अधिक है। अगर हम तुलना करें तो मान लीजिए एक अनुचुंबकीय यौगिक ऐसा है जिसमें कि प्रति अणु एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पर मॉलिक्यूल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर। तो इसका अनुचुंबकत्व कम होगा बजाय उसके जब यौगिक में 2 या 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। तो X यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ऑफ कोर्स मास ससेप्टिबिलिटी या चुंबकीय प्रवृत्ति, और जितनी ज़्यादा चुंबकीय प्रवृत्ति होगी ये नीचे की तरफ उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसलिए इस चुंबकीय प्रवृत्ति पर भी ये फोर्स निर्भर करेगा, समानुपाती होगा। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसे कहा मैंने डेल्टा H बाई डेल्टा X।
जिसे हमने कहा फील्ड ग्रेडियंट। इस फील्ड ग्रेडियंट को समझिए। मैंने कल बताया था कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी विषमांगी मैग्नेटिक फील्ड होगा। जितना यहाँ पर कंपाउंड रहेगा इस हिस्से में, नॉर्थ और पोल साउथ पोल के सामने, उतना ज़्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। इस हिस्से से अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक इसी तरीके से अगर इस हिस्से से नीचे आता है तो भी मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ये कंपाउंड नीचे की तरफ खींचता आ रहा है वैसे वैसे ये ज़्यादा और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपोज होता जा रहा है, या इसके ऊपर ज़्यादा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये कंपाउंड ऊपर से नीचे मूव करेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तित होगा। तो जहाँ पर डेल्टा एक्स है, छोटी सी डिस्टेंस ये कंपाउंड ने मूव की अपने वेट की वजह से या इस खिंचाव की वजह से, तो उस खिंचाव की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में कितना अंतर आया, इसको बोला हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट। तो डेफिनेटली जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये अनुचुंबकीय यौगिक और ज़्यादा नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसलिए फील्ड ग्रेडियंट भी फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं या ये सारे फैक्टर्स हैं जो इस पैरामैग्नेटिक कंपाउंड के ऊपर फोर्स लगाएंगे और ये नीचे की तरफ खिंचाव महसूस करेगा। अगर हमें इस इक्वेशन में फोर्स mh0 और फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू मालूम हो तो हम काई या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। निश्चित तौर पर मास हमें इस कंपाउंड का मालूम है, इसलिए इसको ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स इस मशीन द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है एग्जैक्ट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है फील्ड ग्रेडियंट पता लगाना। इन दोनों वैल्यूज़ को पता लगाना क्योंकि बहुत मुश्किल है, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ काई निकालना मुश्किल है इस मशीन में, इस कंपाउंड के लिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट ईयर में आपने एक्सपेरिमेंट किया था विस्कोसिटी निकालना, सरफेस टेंशन निकालना। अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन निकालना एक मुश्किल काम था किसी भी लिक्विड की। मैं बात कर रहा हूँ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट सरफेस टेंशन की। वहाँ पर हमने एक आसान रास्ता अपनाया था और वो रास्ता था तुलना करना। हमने वाटर लिया था और अल्कोहल लिया था। वाटर का सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी हमें मालूम था, उससे तुलना करके हमने अल्कोहल का सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी निकाल ली थी। ठीक ऐसा ही आसान काम हम यहाँ पर करेंगे। इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालने के हम रिलेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालेंगे इस कंपाउंड की। इसके लिए फॉर्चुनेटली साइंटिस्ट ने हमारा काम आसान कर दिया है। उन्होंने एक स्टैंडर्ड हमें प्रोवाइड किया। फॉर एग्जांपल ये एक कॉम्प्लेक्स है, स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स। इसके लिए साइंटिस्ट ने हमें एग्जैक्टली काई की वैल्यू या मास ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू इतनी दी हुई है।
क्योंकि हमें इस जटिल यौगिक के लिए काई वैल्यू मालूम है, अतः अब हम आसान तरीके से जो अननोन कंपाउंड है, जिस कंपाउंड की हमें या पैरामैग्नेटिक कंपाउंड की मैग्नेटिज्म निकालनी है, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम इस इक्वेशन में कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा ये जो स्टैंडर्ड है, इसको कह दिया हमने काई एस वैल्यू। इस स्टैंडर्ड को या इस स्टैंडर्ड कंपाउंड को हमने इस मशीन में यहाँ पर लटका दिया। इसके लटकाने की वजह से जो फोर्स की वैल्यू आई वो एफ स्टैंडर्ड आ गई। इसी तरीके से इस कंपाउंड का मास, इसको कहा हमने एम एस स्टैंडर्ड, काई एस H0 डेल एच अपॉन डेल एक्स। अब हमने क्या किया कि इस स्टैंडर्ड को कंपाउंड को यहाँ से हटा के इसकी जगह अननोन कंपाउंड हमने इसमें भर दिया। इस अननोन कंपाउंड के लिए अब हमने फोर्स वैल्यू निकाल ली, और इसके लिए जो फोर्स वैल्यू आएगी वो इसका मास हो गया, ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि मशीन सेम है, उसी मशीन में हमने स्टैंडर्ड को रखा है और उसी में हमने अननोन कंपाउंड को रखा है, इसलिए H0 वैल्यूज़ और फील्ड ग्रेडियंट सेम रहेगा। अब हम इन दोनों इक्वेशंस का तुलना कर लेंगे। इस तुलना करने में हमें मालूम है कि H0 वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक इसी तरीके से फील्ड ग्रेडियंट वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी Fs Fu Ms Xs Mu और Xu। इस इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं इस टर्म में। अब देखिए, मास ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल हमें मालूम है, क्योंकि हमने कितना सैंपल इसमें भरा था ये हमें मालूम है स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड कंपाउंड के लिए एक्सेस मालूम है, जो कि ये है। मास ऑफ अननोन कंपाउंड वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अननोन कंपाउंड हमने कितना भरा है, उसका कितना मास। ठीक इसी तरीके से जब इस अननोन कंपाउंड को हमने इस मशीन में रखा तो इलेक्ट्रो बैलेंस हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ नीचे की तरफ, यानी Fu भी पता लग जाएगा अननोन कंपाउंड के लिए। क्योंकि ये सारी वैल्यू हमें मालूम है, तो अब हम अननोन कंपाउंड के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या मास ससेप्टिबिलिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेज़रमेंट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जैसा मैंने पहले बताया था कि 3 स्टेप में हम इस मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, जिसमें कि हमने दिए हुए कंपाउंड की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या बल्क ससेप्टिबिलिटी या बल्क मैग्नेटिज्म निकाल ली है। अब इस बल्क मैग्नेटिज्म से एक मॉलिक्यूल की वजह से जो मैग्नेटिज्म है उसको मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू।